नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और संडे के दिन 5 बजे शाम को मैं एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको पहले भी पढ़ाई हुई हैं। वैसे ही आज एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से हम देखते हैं उसी तरीके से इसके बारे में भी बात करेंगे, बहुत अच्छे से इसकी समीक्षा करेंगे। आपको एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके क्या क्या कारण थे, अभी वर्तमान में ये क्या काम करता है, इसके क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसके अलावा आगे की इसकी क्या राह हो सकती है, उन सारी चीजों पर हम लोग नजर डालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसी को कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया, ये प्रोग्राम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का शाम को 5 बजे मिलता है आपको संडे के दिन। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको और भी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पहले से कवर की हुई हैं। जैसे आपको ब्रिक्स के ऊपर मैंने सेशन लिया हुआ है, IMF के ऊपर हमने बात की हुई है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर बात की हुई है, नाटो के बारे में बात की हुई है, इंटरपोल के बारे में बात की हुई है, आसियान के बारे में बात की हुई है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में कवर करता जा रहा हूं और आज के सेशन में WTO के बारे में बात हो रही है। अब देखा जाए तो ये वाला पार्ट इतना जरूरी क्यों रहा है, क्योंकि अगर आप 2022 का UPSC का प्रीलिम्स का पेपर देखें, 2021 का देखें, आपको तमाम सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन से देखने मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम पेपर में जा रहे हैं और प्रीलिम्स को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना जरूरी है। और जिस पोर्शन से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल रहे हैं तो इसलिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया ताकि इस प्रोग्राम से आप अच्छे से मदद लें और अपने मार्क्स को जो है इंक्रीज कर सकें। तो उसी पर वापस आएंगे और हम आज बात करेंगे WTO के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, कब बना, क्यों बना, इन सारी चीजों के बारे में उत्तर मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात हो रही है ट्रेड की। ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम कर रही है? व्यापार के लिए। भाई व्यापार कब होता है? सबसे पहली चीज हमको समझनी है कि भाई व्यापार तब होगा जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो है, उत्पादन अधिक हो। तो किसी चीज का प्रोडक्शन इतना हो जाए कि उसकी खपत से ज्यादा पहुंच जाए। मतलब मान लिया जाए कोई किसान है, वो किसान जो है कुछ फसल उगाता है। अब फसल उगाने के बाद वो इतनी ही उगा पाता है जिससे उसका पेट भर पाए, तो वो क्या कभी व्यापार करेगा? तो आप बोलेंगे नहीं, पहले तो वो अपना पेट भरेगा। तो भाई व्यापार तभी होता है जब किसी चीज का उत्पादन काफी ज्यादा हो। किसी के पास जब ज्यादा हो जाता है तो वो किसी के साथ उसको जो है बेच देता है। तो भाई व्यापार के अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं। जैसे शुरुआत में एक चीज चलती थी जिसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है वस्तु विनिमय। तो आप क्या करते थे? एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते थे। किसी के पास A वस्तु है, किसी के पास B वस्तु है। A की आवश्यकता जिसके पास नहीं है और उसके पास ज्यादा है वो B को दे देगा, और B के पास कुछ चीजें हैं तो वो उससे ले लेगा। तो इस तरीके से व्यापार चलता था। आज की डेट में जो है वो कैसा व्यवस्था चल रही है? तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था चल रही है। आज हम मुद्राओं में काम करते हैं। हमें कुछ चीज पसंद आती है तो हम उसको खरीद लेते हैं, किसी से ले लेते हैं। तो भाई व्यापार तो होता है, लेकिन व्यापार में क्या चाहिए होता है? व्यापार में एक सामंजस्य चाहिए होता है दो पक्षों के बीच में। इसके अलावा इस व्यापार में कोई गड़बड़ी ना हो। दो देश अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक तरीके का ढांचा होना चाहिए, कोई मसौदा होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए जो है WTO बनाया गया। तो जैसे कि दो लोग व्यापार करते हैं, वैसे जब पूरा विश्व व्यापार करे तो उस चीज को अगर कोई संभाल कर रखे, उसके ऊपर उन चीजों को मैनेज करके रखे, तो उसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको WTO कहा जाता है। अब ये तो WTO का काम हो गया, लेकिन WTO आया कैसे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों? विश्व व्यापार संगठन बना कैसे? तो आज हम एकदम विस्तृत इसकी जानकारी पहले लेंगे और उसके बारे में फिर सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध हुआ यूरोप के अंतर्गत। बड़े बड़े जो विकसित देश थे, इनकी अर्थव्यवस्था काफी टूटी। उसके बाद एक घटना हुई जिसको बताया जाता है कि जब पहला विश्व युद्ध से उभर ही रहे थे तो 1929 में, हम 1929 की बात कर रहे हैं, कि विश्व में एक बहुत ही विशेष चीज आई जिसको कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब कि एक आर्थिक महामंदी जो है आई।
कहां पर आई? तो इसकी शुरुआत तो अमेरिका से हुई और अमेरिका के एक जो स्टॉक मार्केट क्रैश की घटना हुई थी वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई और विश्व भर में उस समय जो है काफी मंदी आई। मंदी का मतलब रिसेशन होता है, लोगों की नौकरियां चले जाना, कई तरह की जो रोजगार देते हैं जो जगह वो बंद हो जाना। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी कहां पर? अमेरिका में, यूरोप में, जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ करता था। और पहला विश्व युद्ध तो हुआ ही था हाल ही में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डिप्रेशन हुआ, जिसको आर्थिक महामंदी कहा जाता है, उसने काफी कमर तोड़कर रख दी विकसित देशों की। तो विकसित देशों ने एक स्टेप लिया। ये अगर हम बात करें तो ये घटना, इसको कहा जाता है 29 अक्टूबर की घटना है, जो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं 1929 को। ये जो घटना है इसको ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। जब ये शुरुआत तो वैसे कहां से हुई थी? अमेरिका के एक स्टॉक मार्केट से हुई थी। और ये लोगों के अंतर्गत, जैसे आप देखते हैं ना कि भाई कभी किसी चीज के र्यूमर्स बहुत तेजी से उड़ते हैं, मतलब अफवाहें उड़ती हैं कि भाई कुछ थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि भाई कोविड के कुछ केसेस आने लगते हैं तो लोगों में होता है कि भाई आगे चलकर लॉकडाउन ही लग जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। सितंबर महीने के अंदर एक स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हुआ अमेरिका में, और ये अफवाह फैलने लगी कि भाई आगे चलकर बहुत बड़ा इस तरीके का स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, और हुआ भी। 29 अक्टूबर को यह घटना हुई जिसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक ट्यूसडे की जो घटना हुई इसने बहुत सारी जो है, आप माने मतलब इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था, इसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसलिए नहीं कह दिया जाता कि भाई कुछ बैंक क्रैश हो गए थे या स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे या कुछ बैंकों में ताला लग गए थे या कुछ लोगों की नौकरियां चली गई थी। एक बहुत बड़ी चीज थी। मतलब अगर हम 2008 से इसको कंपेयर करें, 2008 में भी यूएस के अंदर एक तरीके का रिसेशन मंदी आई थी। उस समय बताया जाता है कि वैश्विक स्तर पर, क्योंकि यूएस एक वर्ल्ड इकोनॉमी है, अब जब कोई वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, मतलब एक वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था एक मजबूत है, सुपर पावर है, उसकी अगर अर्थव्यवस्था गिरती है तो बाकी देशों पर भी असर होता है। मान लिया जाए कि आज यूएस के अंतर्गत रिसेशन आता है तो भारत के अंतर्गत इतनी एमएनसी कंपनी खुली हुई है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो तो भारतीय हैं। तो अगर अमेरिका को नुकसान होगा, वहां मंदी आएगी, तो किसको नुकसान होगा? भारत के लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो यूएस की बेस्ड कंपनियों में काम करते हैं। तो इससे आपको समझना है कि यूएस के अंतर्गत जब 2008 में रिसेशन आया था तो वैश्विक स्तर पर जो जीडीपी थी, उन पर ग्लोबल जीडीपी 5% से कम हो गई थी। और जब 1929 से 1932 के बीच में जब ये दौर चल रहा था आर्थिक महामंदी का, तब बताया जाता है वैश्विक स्तर पर 27% जीडीपी गिर गई थी। तो कितना बड़ा अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो ये घटना हुई थी इसने यूरोप की, अमेरिका की बहुत ज्यादा कमर तोड़कर रख दी। और जमीनी स्तर पर देखें तो लोगों को गरीबी की ओर ढकेला, क्योंकि लोगों के पास नौकरी है नहीं, उन्होंने लोन ले रखा है, अब उनकी कमाई हो नहीं रही है, तो वो कैसे अपना जो है लोन वगैरह जो कर्जा है वो कैसे चुकाएंगे? महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी, रहने का खर्चा बढ़ेगा, खाने का खर्चा बढ़ेगा, और कमाई बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है मंदी रिसेशन में होती हैं, और यूएस में भी हुई। तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण वहां पर जो बुद्धिजीव लोग थे, तो अमेरिका ने देखा कि भाई ये तो पूरे ही विश्व में हो रहा है, तो इसको कैसे निपटा जाए। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने एक नया जो है एक सोच उनके सामने आई। मतलब उन्होंने एक सोचा कि हम किस तरीके से इससे निपटे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो भी देश के अंतर्गत जो चीजें उत्पादन होती हैं उन्हीं को बढ़ावा देते हैं, हम बाहर के व्यापार को बंद कर देते हैं। मतलब हम इतनी ज्यादा टैरिफ ड्यूटी बढ़ा देते हैं कि अगर कोई बाहर से, अमेरिका से, बाहर से, यूरोप से कोई सामान आ रहा है तो उस पर इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, इतना आयात कर लगा देंगे कि भाई कोई खरीद ही ना पाए। मान लिया जाए कि कोई 100 रुपए की चीज आती थी भारत में, अब उसको जो है वो हमको कोई दूसरे देश से मिल रही थी, अब उस 100 रुपए की चीज को ये कर दिया गया है कि भाई ये 100 रुपए की चीज जो है इस पर टैक्स आपको जो है लगभग 80% देना पड़ेगा। तो मतलब 100 रुपए पर 80 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं। तो जो चीज आपको पहले 100 रुपए पड़ रही थी वो 80 रुपए पड़ेगी, मतलब 180 तक पहुंच जाएगा, 80 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? जो भी यहां पे बनता होगा वो खरीदने लगेंगे। यही चीज हुई अमेरिका के अंतर्गत। देखते देखते ये सारी चीजें यूरोप के देशों में भी चालू हो गई। अब इससे क्या हुआ कि कई जगह पे मंदी आती है, लेकिन इस डिसीजन को, यूएस के डिसीजन को बहुत जो है नकारा गया, बहुत आलोचना हुई कि भाई इसने तो वैश्विक स्तर पर जो एक तरीके से व्यापार होता है इसकी तो कमर तोड़कर रख दी है। क्योंकि अब सारे देश यही चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंतर्गत ही व्यापार हो, दूसरे के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी तरीके की बातचीत नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है कि कोई भी देश में जो सामान आ रहा है वो बिक ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से जो व्यापार था वो धीरे धीरे नीचे आया और इसने जो है समस्या और बढ़ा दी। ये चाहते क्या थे? इस समस्या से निपटना, लेकिन समस्या क्या हुई? दर बर दर बढ़ती चली गई।
अब जो ये घटना थी, मैंने आपको बताया था ब्लैक ट्यूसडे की घटना 1929 में मार्केट क्रैश के बाद हुई थी, और ये जो है 1929 में कहा जाता है जब यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और बहुत सारा जो है आर्थिक दौर इस जगह पे आया था। कई लोगों को अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें बेचनी पड़ी थी क्योंकि नौकरियां ही नहीं थी, तो जीवन यापन करने के लिए ये घटना हुई थी। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि हुआ क्या, हुआ ये कि भाई एक स्मूथ हॉले ट्रेड एग्रीमेंट लाया गया। स्मूथ हॉले ट्रेड एग्रीमेंट जो थे ये दो व्यक्तियों के नाम पर है और ये यूएसए से ही चालू हुआ था। इनका नाम स्मूथ है, इनका नाम हॉले है। स्मूथ हॉले ने क्या किया कि भाई अमेरिका में कोई भी चीज आएगी तो उस पर भरपूर हम टैक्स वसूलेंगे बाहर से। तो अब जब लोगों के पास ऐसी नौकरियां नहीं है, जब बाहर से सामान इतना महंगा हो जाएगा तो वो क्यों खरीदेंगे। अब इससे क्या हुआ, दूसरे देश को लगा कि भाई हमें घाटा हो रहा है तो हम भी अमेरिका के सामान को अब ज्यादा दामों में भारत के मतलब जैसे भारत हम एग्जाम्पल के तौर पे ले ले रहे, लेकिन अगर हम कोई यूरोप की बात कर लें, ब्रिटेन है, कि ब्रिटेन का सामान अगर अमेरिका में नहीं बिक पा रहा तो भाई ब्रिटेन ये थोड़ी चाहेगा कि अमेरिका का सामान जो है आसानी से ब्रिटेन में बिक जाए। तो सब ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी और यहीं से पूरा का पूरा बोला जाए कि एक तरीके से आर्थिक जो ढांचा था वो हिलने लगा। इसी बीच आ गया दूसरा विश्व युद्ध। अब जब दूसरा विश्व युद्ध आया तो इसने और ज्यादा हालत खराब करके रख दी। तो फिर ये जो था इस चीज से निपटने के लिए 1944 की घटना आती है। 1944 में देखिए धीरे धीरे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हुए। 1944 की घटना हुई। 1944 में बताया जाता है कि 44 देशों के डेलीगेट्स जो हैं एक जगह मिले, जिस जगह को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी, एक आईएमएफ के बारे में पढ़ाया था, एक वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया था, और वर्ल्ड बैंक में मैंने आपको आईबीआरडी के बारे में बताया था कि ये इसकी प्रमुख संस्था थी। तो 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसको ट्विन सम्मेलन कहा जाता है, उनमें तीन चीजें निकल कर आई थी, क्योंकि सब एक वैश्विक तौर पर जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो विकसित देश थे, अमेरिका जैसे देश थे, यूरोप जैसे देश थे, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, उनको लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज थी 1944 में ब्रेटन वुड्स जो अमेरिका के अंतर्गत हुआ, उसमें तीन चीजों की दरकार हुई, आईएमएफ, आईबीआरडी और तीसरा था आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों पर तो सहमति बन गई 1945 के बाद, ये काम भी करने लगे, लेकिन आईटीओ के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। मतलब आईटीओ एक तरीके से फेल हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को मैनेज करने के लिए ये बात थी। आईएमएफ और आईबीआरडी आसानी से जो है चालू हो गए थे। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। अब भाई आर्थिक जो एक तरीके से आदेश जो था उसको लाने के लिए कि भाई अर्थव्यवस्थाएं तो कितनी ज्यादा चकनाचूर हो रही थी, तो उनसे निपटा तो जाए। तो आईटीओ के जो सफल होने का क्या कारण नहीं था, अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें बताया जाता है कि अमेरिका ने ही इस पर जो है पीछे हट गया। अमेरिका ने कहा कि हम ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ही क्या लेकर आया था, इंपोर्ट ड्यूटी वाला लेकर आया था कि भाई इस तरीके से अगर अर्थव्यवस्थाएं खुलेंगी तभी काम होगा। ये सारी एक वैश्विक मंच पर बात हो रही थी कि भाई इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग की जाए। इकोनॉमी स्ट्रांग तभी हो पाएगी जब सारे देश मिलजुल कर काम करेंगे। अब एक देश बोले कि हमारे यहाँ का हम ही सामान बेचते रहेंगे, हम दूसरे देश का सामान नहीं लेंगे, तो ये एक तरीके से जो कंपटीशन है वैश्विक स्तर पर, एक प्रतिस्पर्धा जो हो रही है, उसके कारण घाटा ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका आईटीओ की कई शर्तों के साथ जो है मतलब उनको माना नहीं, तो आईटीओ एक तरीके से फेल ही हो गया। इसमें लगभग ऐसी कंडीशन रखी गई थी कि भाई 56 देश इसको साइन कर देंगे तो ये लागू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 53 देशों ने लागू किया। और एक बहुत बड़ा कारण था कि अमेरिका साइन ही नहीं कर रहा था। अमेरिका असमंजस की स्थिति में था कि हम बताएंगे, अब कब बताएंगे, इस चीज पर जो है काफी जो है घमासान चलता रहा। फाइनली आईटीओ का कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन 1947 के आसपास जो है एक बातचीत हुई कि सारे देशों ने सोचा कि भाई अगर ऐसी कोई संगठन नहीं बन रहा है तो हम कोई एक कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट तो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक संस्था बनी जिसका नाम था, या एग्रीमेंट बॉडी हम उसको ज्यादा बोल सकते हैं संस्था से ज्यादा, जिसको गैट कहा जाता है, GATT। GATT की बात करें तो इसी को कहा जाता है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब एक दूसरे देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट किए गए और ये काफी फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट था। मतलब इसमें कोई देश के अंतर्गत कोई कानून है, मान लिया जाए कि इसके जैसे गैट के अंतर्गत कोई एग्रीमेंट में कानून लिखा हुआ है, लेकिन वो भारत के अंतर्गत
जो है लागू नहीं होता, मतलब भारत की आंतरिक सीमा के अंतर्गत उसका विरुद्ध कानून है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि भाई आप उतना ही कानून माने जितना आपके देश में लागू हो सकता है। तो इससे काफी लोग जुड़ते रहे, लेकिन ये एक तरीके का एग्रीमेंट ही था, कोई फ्रेमवर्क तो था नहीं, कोई ढांचा तो था नहीं। तो गेट चलता रहा 1947 के बाद, कई देश इसके जो है इसके साथ रहे, लेकिन काम नहीं हुआ, मतलब जैसा इससे अपेक्षा की गई थी उस तरीके के रिजल्ट्स ये दे नहीं पा रहा था। तो 30 अक्टूबर के बारे में एक डेट आती है, 30 अक्टूबर 1947। इसके बाद से ये सारे देश आए, जिसको एक जनरल एग्रीमेंट कहा जाता है ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ वही मैंने आपको बताया कि भाई क्या किस तरीके से काम होगा, किसी दो देशों के बीच में अगर एक तरीके से एग्रीमेंट किया जाता था कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे आप आज की डेट में सुनते हैं कि दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं और इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो किसी भी तरह की कोई ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती, कस्टम जो आपका उत्पाद शुल्क होते हैं या फिर सीमा शुल्क होता है, इन पर काफी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से 30 अक्टूबर से 1947 से एक ये संस्था चालू हुई। यही संस्था आगे चलकर परिवर्तित हुई किसमें, यही बना WTO, लेकिन इसको बनने में कई साल लग गए। हम अगर 1947 की बात करें तो 1995 में जाकर WTO बना। तो ये ऐसी एग्रीमेंट चलता रहा, लेकिन फिर सारे देश आए कि भाई हम किसी तरह से इसको एक संगठन के रूप में देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो फाइनली जो है 1 जनवरी 1995 को एक संगठन बना जिसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। वो गेट को ही आगे चलकर कहा जाता है। तो गेट परिवर्तित हो गया, विस्थापित हो गया किससे, WTO से। तो ये कुछ बेसिक सी चीज थी, पुरानी कहानी थी जो मैंने आपको बताई कि भाई किस तरीके से ये धरातल पर आज हम WTO को देखते हैं। तो वो आपका एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी जिसको मराकेश ट्रीटी कहा जाता है। कहां हुई थी, मोरक्को में हुई थी। मोरक्को में अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 को एक आम सहमति हुई। और इसके बाद जो है 1 जनवरी 1995 से एक नया संगठन बना जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ नहीं आई होगी, मैंने उत्पत्ति की कहानी बताई कि भाई क्या ऐसा हो रहा था कि जिसके कारण ये बना, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होंगे। तो अगर हम बात करें तो WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर अपनाया गया। ये कब बन गया था, तो मैंने आपको बताया 30 अक्टूबर 1947 को ही बन गया था। फिर जो है आपका एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी जो इसको मराकेश ट्रीटी कहा जाता है, मोरक्को के अंतर्गत हुई थी, उसके बाद बना था। तो अगर हम बात करें WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि, गेट के उरुग्वे दौर, ये लगभग इसमें 8 बार ये लोग देश मिले थे और उसके बाद ये चीज हुई थी। इसको उरुग्वे दौर जो है कहा जाता है कि वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया। तो WTO पिक्चर में कब से आया, तो 1 जनवरी 1995 से आया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्केश समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर किए गए थे। मैंने आपको डेट भी बताई, याद रखेंगे 15 अप्रैल 1994 को ये 8वीं बैठक में ये डिसाइड कर पाए थे कि हम इस तरीके से काम कर पाएंगे। 1986 से बैठ रहे थे और 1994 में डिसाइड कर पाए, फिर 1995 में बन पाया। तो भाई कितने सालों का जो है प्रयत्न था, तब जाकर ये बना। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज WTO के अंतर्गत 164 देश आ जाते हैं। ये जितने भी आपको हरे रंग से दिख रहे हैं ये पूरे देश ऐसे हैं जो आपके WTO के सदस्य हैं, और जो येलो दिख रहे हैं वो ऑब्जर्वर हैं, नेगोशिएटिंग जो है एक्सेशन है इनके साथ। अगर आपसे पूछे जाए कि भाई WTO है क्या, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई क्या होता है, कोई भी व्यापार अगर हो रहा है तो उसको मैनेज करना, उसके लिए एक ढांचा देना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना, उसको मैनेज करना, कोई देश एक दूसरे के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर दे, हर तरीके से उनको एक सामंजस्य तौर पर लाना, वो जो काम है वो है WTO का। तो भाई WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। इसके अलावा गेट और WTO में मुख्य अंतर यह है कि गेट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वहीं WTO इसके समझौते में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं को और अन्य बौद्धिक संपदाओं, जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, उनको भी ये जो है पूरे तरीके से संरक्षण देता है। अगर गेट की बात करें तो गेट के साथ सिर्फ क्या था, जो मर्चेंटाइज गुड्स थे, जो कि ऐसी वस्तुएं थी उन पर करता था, सेवा पे नहीं करता था। अब आप पूछेंगे भाई सेवा क्या है, तो भाई सेवा एक तरीके से क्या हो सकता है, तो सेवा जो है कि बेसिकली आप जैसे इंटरनेट चला पा रहे हैं तो वो भी क्या है, एक सर्विस ही है आपको,
तो ये जो चीज है कि इंटरनेट को एक तरीके से मैनेज करना, कि एक देश दूसरे देश को दे रहा है, तो उस चीज पे कौन करेगा? तो WTO इन सारी चीजों पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किसी ने कोई जो है कोई ऐसी बौद्धिक संपदा बनाई है, उस पर जो है कौन काम करेगा? तो उसके ऊपर जो है रेगुलेटिंग बॉडी जो रहेगी वो WTO उसके ऊपर काम करेगी, उसके ऊपर कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो पहले गेट में और इसके बीच में अंतर ये रहा, ये एक पूरा एक संगठन है। गेट की बात करें तो वो एक तरीके का एग्रीमेंट है कि भाई जिस देश को लगा कि भाई ये एग्रीमेंट करना चाहिए भाई वही होगा, लेकिन अब इसके जो सदस्य देश हैं इन्होंने जो भी नियम लाए वो सारे देशों को मानने पड़ेंगे। तो फर्क इन दोनों में बहुत ज्यादा है। तो भाई ये इसके समझौते में ना केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों, आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कुछ अंतर बता दे रहा हूँ। गेट में ये जो रूल्स थे ये ट्रेड इन गुड्स थे, मतलब वस्तुओं के व्यापार पर ही काम करते थे। यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा पे भी करते हैं, सेवा क्षेत्र में भी करते हैं, वस्तु पे भी करते हैं, इन सारी चीजों पे करते हैं। इसके अलावा गेट की शर्तों को कौन मारेगा? जिसने उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन इनकी शर्तों को कौन मारेगा? जितने इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है, तो भाई भारत अगर WTO कोई गाइडलाइन जारी करता है तो वो सारे देशों के लिए। गेट में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते था कि दो देश आपस में बस एग्रीमेंट कर रहे थे। इसके अलावा इसने जो है ट्रिप्स और ट्रिम्स का मतलब है ये बौद्धिक संपदा से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स। तो इनके लिए बौद्धिक संपदा तो इसके अंतर्गत आती ही नहीं है, तो ये कैसे इनके ऊपर जोर देगा? लेकिन WTO इनके ऊपर पूरी तरह से जोर देता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें एक पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका महानिदेशक होता है, उसके कई तरह के सेक्रेटरीज होते हैं, उस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष तौर पर ढांचा नहीं होता है। इसके अलावा इसके उद्देश्यों की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, ये इसका काम है। यही तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है। सारे देश एक तरीके से एक मंच पर और वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखते हुए व्यापार करें, ये इसका काम है। तो व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म देता है, व्यापार विवादों का समाधान करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है कि कोई एक देश अपना फायदा कर रहा है या दूसरा कुछ उसके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड कर रहा है, तो उस चीज में पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करता है, मतलब ये IMF की रिपोर्ट्स को भी चेक करेगा, ये आपका वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी काम करेगा, इन चीजों के हिसाब से अपने अंतर्गत परिवर्तन लाता है और उनको भी साथ में लेकर चल रहा होता है। ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, इसको भी आप याद रख लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरे लाभान्वित होने में सहयोग करता है। मतलब देखिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भी पूरा मौका मिले, वो भी आगे आए, उसमें भी ये मदद करता है, तो इसके उद्देश्यों में है। इसके अलावा कार्यों की बात करें तो WTO व्यापार समझौते का प्रशासन करता है, मतलब ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से आपका एडमिनिस्टर करता है कि भाई दो देशों के बीच में व्यापार समझौते हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई देश इसके ऊपर कोई टैरिफ ड्यूटी लगा रहा है, तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? तो ये इसका ही एक कार्य बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या चीजें करता है, तो व्यापार वार्ता के लिए एक फोरम है, मतलब कि एक तरीके से ट्रेड टॉक्स हो सके, दो देश आपस में बात कर सकें, कई देश आपस में बात कर सकें, तो उसके लिए एक ये मंच है, फोरम है। इसके अलावा व्यापार विवादों को निपटारा करना इसका एक काम है। इसके अलावा सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की भी निगरानी रखना कि क्या इनकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो सही तौर पर चल रही है, कहीं वॉयलेट तो नहीं कर रही है हमारी गाइडलाइंस को, क्योंकि हम तो एक संगठन है, हमारे द्वारा कई गाइडलाइन जारी की जाती है, तो क्या वो देश उसको पूरी तरह से मान रहा है या नहीं मान रहा है, इसको भी इसमें रखा जाता है। इसके अलावा विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी और ट्रेनिंग्स भी ये चीज देता है। इसके अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग भी करता है, जो मैंने आपको बताया IMF, वर्ल्ड बैंक के साथ। इसमें 3 सब्सिडी दी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 सब्सिडियों के नाम आप जरूर याद रख लीजिए कि भाई कौन कौन सी सब्सिडी है। तो पहला है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी कर लेंगे। इसको क्या बोला जाता है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कोई भी तरह की ऐसे कंडीशंस नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। जो भी इसके अंतर्गत सब्सिडी दी जा रही है ब्लू बॉक्स, वो सारे जो है टर्म्स के साथ काम करती है, मतलब कोई भी तरह से उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसके अंतर्गत सरकार जो है कृषकों को प्रदान की जाने वाली और आर्थिक सहायता शामिल है, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
मतलब एक तरीके से ये जो है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी उनको दी जाएगी कि भाई किसी के अंतर्गत कोई कृषि हो रही है, कोई खेती हो रही है, उसमें कोई तरह का उनको जो है, जैसे कोई देश के अंतर्गत कोई चीज उगाई जाती है, अब वो दूसरे देश भी जा सकती है, तो उस चीज पर उनको मदद करना, उन चीजों को बढ़ावा देना, ये सारा काम करते हैं। तो भाई कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता शामिल है और उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी के उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि भाई अगर किसी तरह से कोई कमी आ रही है तो उसमें ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा एक एम्बर बॉक्स होता है जिसको एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। ये कुछ प्रतिबंधों के साथ सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी के अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण या कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता इत्यादि। जैसे आप इंडिया में सुनते हैं कि भाई क्या है, एमएसपी की बात होती रहती है, तो ऐसा ही यहां पर भी एक समर्थन मूल्य दिया जाता है कि जिसके तहत जो है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। तो ये अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए ये काम करते हैं, लेकिन प्रतिबंधों के साथ। तीसरा होता है ग्रीन बॉक्स, इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आ जाते हैं। इसमें कृषकों के लिए, मतलब ये किसानों के लिए आ जाता है और ये कृषि उत्पादों के लिए आ जाता है। तो ये तीनों अलग अलग सब्सिडी हैं। अनुसंधान विस्तार सेवा, आपदा राहतों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी आगे की क्या रहा है, तो WTO जो है कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा एक दबदबा देखने मिलता है कि इसका विकास जो विकसित देश हैं उनका, क्योंकि स्टार्ट किया गया उनके द्वारा है, उनका बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कई जगहों पे ट्रांसपेरेंसी भी दिखती है। तो उस चीज को अगर मैनेज कर लिया जाए, उसको जो है एक मंच पे ला दिया जाए, तो इससे जो जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनको ज्यादा फायदा होने लगेगा। तो WTO के आधुनिकीकरण के लिए यहाँ पे भी बात की गई है कि भाई इसका जो है, जैसे जैसे आज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अब ट्रेड में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हम बहुत ज्यादा करने लगे हैं, तो ये चीज हमने धीरे धीरे अपनाई है। पहले मार्केटों से अब लोग मोबाइल फोन की ओर बढ़ रहे हैं, तो भाई WTO को भी इस तरीके से आधुनिकीकरण की जरूरत है। डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स के लिए भी नियमों के लिए सेट विकसित करने की आवश्यकता होगी कि भाई कैसे कोई देश जो है ऑनलाइन अगर शॉपिंग कर रहा है या ऑनलाइन ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए भी कई तरह की गाइडलाइन इसको जारी करनी चाहिए, जो अभी तक इसमें अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, WTO के सदस्य देशों को चीन की व्यापार नीतियों और प्रथाओं के को अधिक प्रभावी ढंग से निपटना होगा, ताकि राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों और औद्योगिक सब्सिडी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। भाई चाइना कई तरह की जो डंपिंग पॉलिसी है, किसी देश को इतना पैसा दे देता है, फिर उनकी चीजों को जो है हथिया लेता है, तो इस पर जो है एक बहुत अच्छे से काम करने के लिए जरूरत है। और ये एक अच्छा मंच है कि जो बाकी देशों से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। भारत जो है, भारत को कई तरह से काउंटर करने के लिए जो है चीन कदम उठाता रहता है, तो हम भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, क्योंकि भारत इसका एक जो है शुरुआती सदस्य रहा। 1 जनवरी 1995 से भारत इसका सदस्य है, तो भारत इस चीज का फायदा उठा सकता है। और WTO को भी इस तरह के बार बार जो है संकेत दिए जा सकते हैं कि भाई चीन इस तरीके से बढ़ रहा है, जो व्यापार तरीका सही नहीं है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापार और पर्यावरण स्थिरता को संरक्षित करने के प्रयासों में वृद्धि करके जो हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी इसके जरिए जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार करवाता है, व्यापार का एग्रीमेंट करवा रहा है। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उससे ही तो क्या हो रहा है, आधे से ज्यादा जो देश में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, इंडस्ट्रीज से हो रहा है, उद्योगों से हो रहा है, कई तरह की चीजें जो है व्यापार से ही हो रहा है। तो उनके ऊपर अगर वो गाइडलाइन लगाएगा तो कहीं ना कहीं उससे भी असर हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो हम बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक प्रश्न है मेरी तरफ से कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टैब्लिश किया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आज का लेक्चर देखा होगा तो आप बता ही पाएंगे। 1945, 1948, 1995, 2000 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर आप बता देंगे। और इस लेक्चर की PDF कहाँ से मिलेगी, तो इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर भी वहां मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी तरह के आपको डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इस लेक्चर की PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।